बारिश में नाव पर बसा गांव। कान दिशा में लेके चला रे बटुही आए, ठहर ठहर सुहानी सी डगर, जरा देखन दे। सुबह सुबह नदी किनारे सरला बर्तन मांजते हुए गीत गा रही थी। बगल में ललिता पटक पटक कर कपड़े धो रही थी। वहीं पास के खेत खलिहानों में किसान धान की रोपाई करते हुए दिखाई दे रहे थे और कुछ खाली खेतों में औरतें सूखे पुल बीन रही थी। बरसात लगने से पहले उन्हें नई मचान जो चढ़ानी है। अरे सीतामणि काकी, जल्दी जल्दी पुले बीन के घर चले जाओ। देखो पश्चिम की तरफ से पूरा आसमान काला कर रखा है। लगता है बड़े जोरों की पीट पीट कर आंधी पानी बरसेगा। अरे सावन भादो का दिन चढ़ रहा है तो बरखा बूंदी अब नहीं बरसेगा तो कब बरसेगा। इंद्र देवता साल भर से सावन भादो में ही तो फुहार बरसाते हैं। अब बारिश के मौसम में ठंड थोड़ी ही ना पड़ेगी। बस काकी, इंद्र देवता ज्यादा मत बरसे, वरना खेतों में आपके बरस धान की फसल की है। थोड़े पानी में ही धान के पौधे की सिंचाई हो जाती है। ज्यादा पानी लग गया ना, अनाज की बालियां फूटने से पहले फसल नष्ट हो जाएगी। ऐसा बोलते हुए गरीब किसान मदन चिंता में पड़ जाता है। तब सीतामणि हिदायत देती है, चिंता मत कर मदन, जितनी फसल तूने जमीन में रोपी है उसका दुगना काट पाएगा। हमारे मटियापुर गांव की माटी में देवी देवताओं का आशीर्वाद है, इसीलिए तो आज तक ना सूखा, ना अकाल और ना ही बाढ़ का कहर पड़ा। हमारे गांव को कभी कुछ नहीं होगा। इतना बोलकर सीतामढ़ी खेत में बीने हुए पुलों का बोझ लेके खेत के डरेर से होते हुए घर चल देती है। नदी के किनारे बसे मटियापुर गांव के निवासी सबके साथ मेल मिलाप से रहते थे। गांव का अधिकतर व्यवसाय किसानी से जुड़ा था। गांव की नदी का दूसरा भाग बाजार से जोड़ता था। गांव का हर एक निवासी नाव के जरिए नदियों को पार करता था। देखते ही देखते मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है। तभी मछुआरा बंसी अपनी झोपड़ी में से जाल उठाकर नदी किनारे बंदी अपनी नाव को खोल के खींचते हुए गहराई में ले जाता है। अच्छा हुआ जो इस वक्त नदी पर कोई नहीं है। जल्दी से जाला डालकर मछली मार लेता हूँ। एक दो मछली भी फंस जाएगी तो काफी है। मुझे अकेले एक पेट के लिए कितना ही चाहिए। एक बार जाला बाहर निकाल कर देखता हूँ, मछलियाँ फंसी भी हैं या मुझ गरीब मछुआरे के नसीब में आज भी नमक पानी पीकर सोना लिखा है। अपने दुर्भाग्यपूर्ण जिंदगी को कोसते हुए मछुआरा जाल नाव में खींचता है। कुछ ही देर में जाल के अंदर इतनी मछलियां फंस चुकी थी कि जाल फटने को हो रहे थे। ये देखकर मछुआरे की खुशी का ठिकाना नहीं होता है। क्या बात है, आज तो जाल में कितनी ज्यादा घोंघा मछली फंसी है। ये तो मेरे पेट भरकर खाने से भी कहीं ज्यादा है। थोड़ी बाजार में बेच दूंगा और थोड़ी अपने खाने के लिए बचा लूंगा। अरे भाग्यवान, जरा जल्दी जल्दी पैर चलाओ। ऐसे जमीन में जमा जमा कर पैर चलाओगे तो नदी पर पहुंचते बरसात छूट जाएगी। मंगरू के बड़बड़ाने पर मंगला कोसने लगती है। मेरे तो करम फूट गए, तुम जैसे धोबी से ब्याह करके सबकी लुगाई घर में बैठकर खाती है, पर तुम्हारे साथ मेरी जिंदगी तो मैल कुचैल के भरे कपड़े पहनने धोने में ही कट जाएगी। बापू ने मटियापुर गांव में क्यों शादी की मेरी। मंगला और मंगरू दोनों बारिश में भीगते हुए गंदे कपड़े धोने के लिए नदी पर आते हैं, जहां वो नदी में मछुआरों को मछली मारते हुए देखकर पिनक जाते हैं। अरे ओ मछुआरे, तेरी मजाल कैसे हुई इस नदी में से मछली मारने की? किससे पूछकर तू अपनी नाव लेकर नदी में उतरा? बेचारा मछुआरा मरता क्या ना करता मंगरू को भड़काते हुए देख सहम जाता है। मंगरू भाई, मेरी झोपड़ी में अनाज का एक दाना भी नहीं था और ना तो इस गांव के निवासी मुझे अपने खेत खलिहान में काम देते हैं, और वैसे भी ये नदी तो पुरखों की बनाई हुई है, तो मैं इसमें से मछली ही तो पकड़ रहा हूँ। तुम लोग तो नदी में ही गंदे कपड़े धोते हो, माल जाल को नहलाते हो और नदी को मैला करते हो। बंसी की बात सुनकर धोबी की बीवी आग में घी डालते हुए कहती है, देख लो जी, ये नीची जात का मलाह हमको साफ सफाई सिखाएगा। बड़ा घमंड है इसको इसकी नदी किनारे वाली झोपड़ी में। अरे तुड़वा देते हैं उसे, फिर देखते हैं कहाँ डेरा जमाता है।
बंसी के नदी में मछली पकड़ने के चलते दोनों धोबी धोबिन पूरे गांव में ढिंडोरा पीट देते हैं। मछुआरा जल्दी से अपनी नाव खेव कर दूर किनारे पर लगाकर बांध देता है और झोपड़ी में जाकर आंच जोड़कर अपनी भूख मिटाने के लिए मछली बनाता है। बारिश के थमते पूरा गांव वहां जमा हो जाता है। अरे ओ मल्ला, निकल बाहर। मछुआरे की झोपड़ी से बाहर निकलते सरला ललिता नाक बोझ सिकोड़ लेती हैं। हाय राम राम राम, इस मछुआरे के देह से कितनी बुरी मछली की भास आ रही है। सही कह रही हो ललिता, मेरा तो जी खट्टा हो गया। सरपंच जी, ये मछुआरा अपनी भूख के लिए नदी में मछलियां निकालता है, पर पाप का भागीदारी तो पूरा गांव बन रहा है ना। मैं तो कहती हूँ इसे हमारे मटियापुर गांव से निकाल दीजिए। सरपंच जी, आप मुझ गरीब की झोपड़ी में आइए आइए। सरपंच जी, मैं तो कहता हूँ इसकी नाव को तोड़ डालते हैं, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। ये अच्छा उपाय है। जब देखो ये मछुआरा अपनी नाव में बैठ के नदी में मटरगश्ती मारता है। जाओ तोड़ डालो इसकी नाव को। अरे नहीं 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 नहीं, तुम सब लोग ठहर जाओ। अरे मेरी नाव को मत तोड़ो, मैंने बड़े कठिन जतन से नाव बनाई है। बेचारे मछुआरे के लाख गिड़गिड़ाने पर भी कोई उस पर दया नहीं खाता है, ना ही कोई उसकी नाव तोड़ने में कोई मोह रखता है। देखते ही देखते नाव तोड़कर उसकी झोपड़ी भी उजाड़ दी जाती है। कान खोल के सुन ले माझी, आज के बाद हमारे मटियापुर गांव के दायरे में दिखाई मत देना। बेचारा मछुआरा बिलखते हुए बारिश में मारा मारा फिर रहा था। वहीं गांव के सभी निवासी अपने अपने घरों में भरे अनाज के खेत में से पूरी पुए पकवान बनाकर खा रहे थे। अरे कहाँ रह गई मनोरमा? आलू की कचौड़ी पकौड़ी बन गई तो जल्दी ले आओ, भूख लगी है जोर की। जी बस लाई। गर्मा गर्म आलू की कचौड़ी खाइए। आहा, क्या बढ़िया खुशबू आ रही है। शुद्ध घी में पके पकवानों का स्वाद ही गजब का होता है। सरपंच सुहानी बारिश को देखते हुए चाव लेकर गपागप पकौड़ी खाने लगता है। अरे वाह भाई वाह, क्या करारा आलू चाप बनाया है तुमने भाग्यवान। बस ज्यादा मक्खन मत लगाओ और पकौड़ों से ही पेट मत भर लेना, थोड़ी जगह बचा कर रखना। दूध पुए भी बना रही हूँ। क्या बात है, दूध पुए का नाम सुनकर मेरे मुंह में पानी आ गया। मम्मी, तुमने ये गुड़ के गुलगुले एकदम चाशनी जितने मीठे मीठे बनाए हैं, खाकर मजा आ गया। मेरी मुनिया को गुलगुले इतने अच्छे लगे और खा ले। जहाँ पूरा गांव बारिश में अपने घरों में खा पी कर आनंद कर रहा था, वहीं बंसी भूखे प्यासे भटकते भटकते घने जंगल में पहुंच जाता है, जहाँ बहुत सारे मोटे मोटे तने वाले पेड़ पौधों से, जिसकी जड़ें जमीन में फैली हुई थीं, हर घने पेड़ के नीचे जंगली जीव जंतुओं ने अपने बच्चे के साथ शरण ली हुई थी। कुछ नीलगाय अपने बछड़ों के साथ जंगल में घास चर रही थीं, वहीं गिलहरी बंदर डालों पर कूद रहे थे और पंछी सूखे तिनके चुनकर अपना घोंसला तैयार कर रहे थे। उस इंसानों से भले तो ये बेजुबान माल जाल हैं, कितने मेल जोल से रह रहे हैं, मगर मेरा क्या अपराध था जो मेरी मड़ाई उखाड़ दी, नाव भी तोड़ दी। बंसी अपनी नाव और झोपड़ी के टूटने का गम बर्दाश्त नहीं कर पाता है। इसके बाद बंसी सारा दिन उसी नाव के गम में गुजार देता है। उसके बाद उसे एक भविष्यवाणी होती है। इसके बाद बंसी नाव बनाने की तैयारी में जुट जाता है। सबसे पहले वो जंगल के सबसे मजबूत तने वाले देवदार, शीशम, सागवान के पेड़ों की परख करता है और उन्हीं को कटाई के लिए चुनकर अगले दिन से लकड़ियां काटकर नाव बनाने की शुरुआत करता है। लगभग ऐसे ही 2-4 हफ्ते गुजर जाते हैं। दूसरी तरफ किसानों के देखभाल से सभी के खेत में लगे धान के पौधे बड़े हो जाते हैं। मदन, मेरे तो खेत के धान के पौधे में बालियां लग गई हैं। 1-2 दिन में फूट जाएंगी और कार्तिक लगने से पहले कटाई कर लेंगे। अरे तेरे मुंह में घी शक्कर किशन, भगवान करे हमारी फसल अच्छी हो ताकि हम अपने माटी के मढ़ई वाले मटियापुर गांव में अपने घर पक्के करवा लेंगे। जहां मटियापुर गांव वालों की आंख में नया गांव बसावट करने का सपना सज रहा था, वहीं बरसाती
काली काली घटाएं अपने अंदर ढेरों पानी समाकर तेजी से मटियापुर गांव की तरफ छा रहे थे। 1-2 दिन में सबके खेतों में धान की फसल फूटकर लहलहाने लगती है। पिताजी, इस बार तो हमारे खेतों में कितनी बढ़िया बासमती चावल लगे हैं। बेटा, इस बार तो खेत में बहुत अच्छी उपज हुई है। साल 2 साल बढ़िया आराम से बैठकर खाएंगे तो भी अनाज खत्म नहीं होगा। तभी आसमान में जोर से बादल गरजते हैं। बूढ़ा रामू आंख उठाकर गांव की तरफ बढ़ते बादलों को देखता है। अरे देखो, उत्तर दिशा से बादलों का बवंडर आ रहा है। ये तो किसी प्रलय का संकेत है। आज ही कटनी कर लो। अरे कुछ नहीं आएगा रामू काका, हवा चलेगी, बादल उड़ जाएंगे। वैसे भी सूरज डूबने को है, कल तड़के से कटाई में लग जाएंगे। बारिश का भयंकर मौसम देख सब अपने अपने घर चले जाते हैं। वहीं रात में जाने कहां से एक गाभिन दुबली कमजोर गाय उनके खेत में पड़ जाती है और सबके खेत के चावल की फसल को लगभग चर जाती है। अगली सुबह सभी किसान हंसिया लेकर फसल की कटाई करने आते हैं तो गाय को खेत में पड़ा देख लाल पीले हो जाते हैं। हे भगवान, इस गाय ने तो हमारी इतनी महंगी बासमती चावल की फसल खा डाली। अब हम व्यापारी को क्या सौदा करेंगे? इस गाय के चलते हमारी सारी आस खाक हो गई। इस गाय को तो मजा चखा के रहूंगा। गुस्से में भड़क कर किसानों का झुंड गाय को घेरने लगता है। गाय अपने बचाव में सींग मारती है। मदन किशन, जरा संभल कर, मरखा है ससुरी। सरपंच जी, इसको जाने नहीं देंगे। तभी लाठी उठाकर सब गाय को मारते हैं जिससे वो करहाती हुई दलदली खेत में पड़ जाती है। पिताजी, उस गाय को छोड़ दीजिए, देखिए उसे दर्द हो रहा है। हाँ जी, जाने दीजिए, उस गाय को गर्भवती है वो। अब तो फसल खा ली उसने और भगवान की दया से हमारे पास बरसात में पोषण करने लायक तो अनाज है ही ना। सारे किसान कसाईयों की तरह गाय को मार मार के अधमरा कर देते हैं। तभी आसमान से कर भरी बिजली चमकती है और मूसलाधार बारिश में गाय मरे हुए बछिया को जन्म देती है। तभी गाय की आंख से आंसू बहने लगते हैं और एकदम से तेज रोशनी के साथ गाय में उन्हें देवी देवता दिखते हैं। तुम कसाई किसानों ने जरा सी फसल खाने के बदले मेरी बछिया के प्राण ले लिए। ये मेरा श्राप है कि मेरी बछिया की मृत्यु इस गांव के हर एक निवासी के सर पड़ेगा। धरती की सारी उपज नाश हो जाएगी, सबके घर उजड़ जाएंगे और ये गांव बाढ़ का प्रकोप झेलेगा। बहते आंसुओं से गाय अपनी मरी हुई बछिया को जीभ से चाटते हुए ममता जताती है और प्राण त्याग देती है। देखते देखते उसकी आंखों से बहते आंसुओं की बूंद मटियापुर गांव की मिट्टी में जैसे ही समाती है, आसमान में जोर से बिजली कड़कने के साथ मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है। सब लोग अपने अपने घर में चले जाते हैं। लगातार 2-4 दिन तक बारिश नहीं रुकती है। बूढ़ी सीतामढ़ी अपनी चौखट पर खड़ी होकर बारिश के उस कहर को देख रही थी। इससे पहले आज तक कभी भी मटियापुर गांव में इतनी बारिश नहीं देखी। लगता है इस गांव पर प्रलय आई है। इन किसानों ने उस बेजुबान गर्भवती गाय को मारकर जो पाप किया है उसकी सजा पूरे गांव को भोगनी पड़ रही है सीता। देखते ही देखते बारिश के साथ साथ तूफानी हवा साए साए बहने लगती है। मटियापुर गांव का मौसम एकदम काला हो जाता है। बिजली चमक रही थी। लगातार की बारिश के चलते गांव के नहर नदी का पानी उफान कर पूरे गांव में बहने लगता है। वहीं मुनिया भूख से मचलते हुए रोटी मांगती है। माँ जी, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। ललिता, देख बोरी के अंदर अनाज रखा है ना, मुनिया को पका कर दे दे, मुट्ठी भर खा लेगी। जी बनाती हूँ। ललिता जैसे ही अनाज की बोरी खोलकर देखती है तो अनाज में कीड़े लग चुके थे जिसे वो घिन्ना कर रह जाती है।
हाय, अजी अनाज की बोरी में तो कीड़े लग गए हैं। ये सब कुछ उस गाय के दिए हुए श्राप का नतीजा है जो हमारा गांव दाने दाने के लिए भूखा मर रहा है। देखते ही देखते बाढ़ का पानी सभी की झोपड़ियों में भर जाता है। तूफान से सबकी छत उजड़ जाती है और पूरा गांव खुली छत के नीचे बारिश में भीग रहा होता है। कितनों के तो माल जाल बाढ़ में ही बह जाते हैं। अरे मुझे बचाओ, अरे मैं पानी में बह रही हूँ। मनोरमा, घबराओ नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। कितनों का परिवार बारिश के कहर भरे बाढ़ में मलबे में दबकर मर जाता है। अभी थोड़ी सी उठने की क्षमता करो, घर में पानी भर गया है, दीवार किसी भी टाइम धंसकर गिर जाएगी। सीता, मुझसे नहीं उठा जाएगा। लगता है इस बाढ़ में मेरा दाह संस्कार हो जाएगा। तुम जाओ। देखते देखते मिट्टी की दीवार राम ऊपर गिर जाती है। अपनी आंखों के सामने अपना सुहाग उजड़ता देख सीता को धक्का सा लगता है। हाय हाय, अरे मुझे बीच मझधार में अकेला छोड़कर क्यों चले गए। तभी मदन का परिवार नाव में बैठकर आगे बढ़ता है। काकी, जल्दी से नाव में आ जाओ, गांव बाढ़ में डूब गया। तब सीता नाव में बैठ जाती है। कोई तैरते लकड़ी के तख्त पर तो कोई ठेले पर अपने परिवार को लेकर गांव खाली करके जाते हैं। बाढ़ का पानी हिलोरी मारते हुए सबको नदी के पास ले जाता है, जहां बाढ़ का पानी विकराल रूप लिए हुए था। हम में से कोई नहीं बचेगा। जिस तरह हमारा गांव बारिश और बाढ़ में उजड़ गया है, हमारे भी प्राण नाश हो जाएंगे। इतने में बंसी अपनी नाव बनाकर गांव वालों की मदद के लिए आ जाता है, जो कि साधारण नाव से विशाल और बड़ी थी और ऊपर चढ़ने के लिए लकड़ी की सीढ़ी भी बनी थी। सब लोग जल्दी से नाव के अंदर चढ़ जाइए, जल्दी कीजिए। इतनी विशाल नाव इस मल्लाह ने कहाँ से बनाई होगी? किशन के पूछने पर बंसी उसे विशाल नाव का पूरा सच बताता है। बंसी, उन्होंने जो पाप किए हैं उनकी जो अपराध बहुत जल्दी उनके सिर पड़ने वाला है। ये गांव बाढ़ में जलमग्न हो जाएगा, इसीलिए तुम एक विशाल नाव बनाओ ताकि जीवन नष्ट न हो और सभी तुम्हारी बनाई विशाल नाव में शरण ले। बंसी की ये बात सुनकर सब अपनी अपनी जान के बचाव में एक दूसरे को धक्का मारकर खदेड़ते हुए उस विशाल बड़ी नाव में चढ़ने लगते हैं। तभी नाव का संतुलन नदी के बहाव में हिलने लगता है, जिससे गांव वाले कुड़कुड़ाने लगते हैं। अरे ओ मल्लाह, तूने नाव बनाई है या मौत का सामान? ये तो पानी में तैर भी नहीं रही बल्कि डूब रही है। अरे ये कैसे हो रहा है? भविष्यवाणी के अनुसार तो मैंने नाव परिश्रम से बनाया है, तो डूब कैसे रहा है? तभी मुनिया नाव को बारिश में डूबता हुआ देखकर कहती है, आप सबने उस गाय माता को मारा था ना, इसीलिए नाव डूब रही है। मुनिया बिल्कुल ठीक कह रही है। हमारे पापों का भार इतना ज्यादा है कि हम इस नाव में भी सुरक्षित नहीं है। अगर हम अपने पापों को मान लें तो बच सकते हैं। सब बारिश में अपने अपने सर पर टाट ओढ़कर पूरे 2 दिन 2 रात बारिश में भूखे प्यासे भीगते हुए अपनी गलती से तौबा करते हैं। तभी उन्हें बाढ़ में से एक बहती हुई बछिया नाव की तरफ बढ़ती दिखाई देती है। लगता है किसी का बछड़ा बाढ़ में बह गया है, इसे बचाना होगा। मदन और किशन उस गाय को नाव में लेते हैं। देखते देखते पूरे गांव वालों की आंखों में एक बड़ा चमत्कार हो जाता है। साधारण सी लकड़ी की नाव एक विशाल जादुई नाव के गांव में बदल जाती है, जिसमें नाव की लकड़ी वाला हिस्सा सूखी जमीन में बदल जाता है, जहां उपजाऊ खेत खलिहान, पेड़ पौधे, खुला वातावरण और फूस की झोपड़ियां बनी हुई होती हैं। नाव के अंदर बसा विशाल गांव देखकर पूरे गांव वालों का मुंह खुले का खुला रह जाता है। अल्लाह, ये क्या जादू है? नाव के अंदर इतना बड़ा गांव, और इस नाव में तो हम सबके रहने के लिए घर है। इसमें तो हमारा पूरा गांव आ जाएगा। नाव के अंदर विशाल गांव की बसावट देख गांव वालों की आंखों में उनके पिछले किए हुए का पछतावा आंसू बनकर छलक रहा होता है। हमने तो खून से भी गहरे लाल पाप किए हैं, फिर भी ऊपर वाले ने हम पर से अपनी दया नहीं हटाई।
ये उसकी करुणा है जो आज इस बाढ़ के कहर में भी हम सांस ले रहे हैं। तभी नाव में से बसे विशाल गांव के अंदर एक सुनहरी रोशनी प्रकट होती है और एक भविष्यवाणी होती है। तुम सब ने अपने अपने अपराध मान लिए हैं, इसलिए 2 महीने तक मेघ से यूं ही बारिश बरसेगी। पर जब तक मेघ से वर्षा नहीं थमेगी, तुम इस नाव के अंदर बसे गांव में बने रहना। तब मटियापुर गांव पहले की तरह साधारण गांव की बसावट में बदल जाएगा। तब तक तुम इस नाव के अंदर बसे गांव में बिना किसी घटी के रहोगी। इसी के साथ पूरे गांव वाले अपने अपने परिवार के रहने के लिए नाव में बसे गांव के अंदर आते हैं और अपने अपने रहने के लिए एक झोपड़ी चुन लेते हैं। माँ चलो ना, जल्दी से झोपड़ी के अंदर चलते हैं। बारिश में भीगकर ठंड लग रही है, भूख भी। मुनिया को भूख से खाने के लिए लगता देख ललिता की आंखें डबडबा जाती हैं। बिटिया, इस गांव के अंदर बसे गांव में अन्य का एक दाना भी नहीं उपजा है, तो खाने को कहाँ से कुछ मिलेगा। ऐसा सोचते हुए ललिता मदन जैसे झोपड़ी के अंदर आते हैं तो उन्हें भरपूर अन्न के बोरे भरे मिलते हैं। खाना पकाने के लिए मिट्टी का चूल्हा, बर्तन भी उपलब्ध होता है। मामा देखो, झोपड़ी के अंदर तो खाना बनाने के लिए चूल्हा भी लगा है और बर्तन भी है। जल्दी से मेरे लिए गर्मा गर्म खाना बना दो। हाँ ललिता, जल्दी से कुछ पका दो, खाने को कुछ नहीं खाया। जी बनाती हूँ। तब ललिता चूल्हा जोड़कर खाना बनाना शुरू कर देती है और कुछ ही देर में गर्मा गर्म खाना बनाकर परोसती है। कई दिन रात भूखे रहने के बाद पूरा गांव खाकर तृप्त हो जाता है। सरला, इस नाव में बसे गांव के खान पान में गजब का स्वाद और जायका है। पेट भर गया लेकिन मन नहीं भर रहा। हाँ जी, और कितना शुद्ध हवा ब्यार हम बह रही है। अगर आज इस नाव में बसे गांव में हमें शरण नहीं मिलती तो गांव में आई बाढ़ और बारिश तो पूरा गांव निकल जाती। 2-4 दिनों में ही पूरा गांव नाव में बसे गांव के मोहल्ले में रहन सहन में घुल मिल जाता है। जहां वैसे तो झोपड़ी की बसावट थी, लेकिन पीने को शुद्ध पानी था और मन को मोह लेने वाला शुद्ध हवा ब्यार भरा वातावरण था। पूरा परिवार अपने अपने लिए नाव में बसे गांव में भोजन पकाकर पेट भर कर खाता है और जमीनों में खेती बाड़ी भी करता है। वैसे इस नाव में बसे गांव की मिट्टी खेती के लिए इतनी उपजाऊ है कि जुताई की आवश्यकता नहीं है, ऐसे ही बीज लगा देते हैं। हाँ भाई, वैसे भी 2 महीने की बरसातें हैं, तब तक परिवार का पेट पालने के लिए साग पात ही उगा लेते हैं। सभी किसान गांव की जमीनों में बरसाती फसल की कृषि करते हैं। कुछ ही दिनों में खेत में हरी भरी साग पनप जाती है, जिससे पूरा गांव भरपेट खाता है। वहीं दूसरी तरफ लगभग 2 महीने तक मटियापुर गांव में मूसलाधार बारिश होती रहती है। वहीं विशाल नाव के अंदर बसा गांव नदी पर ही तैरता है। नदी में कितनी भी तेज तूफानी लहरें उठें, लेकिन नाव में बसे गांव पर कोई असर नहीं पड़ता है। अंत में बारिश थम जाती है और गांव पहले की तरह ही हो जाता है।